पहले हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यद्यपि अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे पहला, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा किए गए कार्य में संबंध बताता है, परंतु ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की दूसरी कमी या सीमा यह है कि प्रथम नियम के अनुसार किसी विलगी तंत्र की अवस्था परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, परंतु यह नियम इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालता कि अवस्था परिवर्तन स्वतः होती है या नहीं, अथवा परिवर्तन संभव है या नहीं। इस बारे में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कुछ भी नहीं बताता। तीसरी सीमा इसकी यह है कि प्रथम नियम के अनुसार एक प्रकार की ऊर्जा तुल्य मात्रा की दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, परंतु प्रथम नियम यह नहीं बताता कि ऊर्जा को बिना अन्यत्र परिवर्तन किए तुल्य मात्रा के कार्य में पूर्णतया परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रथम नियम की इन कमियों को दूर करने के लिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्रतिपादित किया गया है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की सहायता से ऊष्मा के प्रवाह के बारे में रासायनिक प्रक्रमों के स्वतः होना, साम्यावस्था प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थिति आदि के बारे में जानकारी की जा सकती है। द्वितीय नियम द्वारा ऊष्मा की अधिकतम मात्रा जो कि कार्य में परिवर्तित होती है की गणना भी की जा सकती है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझने से पहले हमें स्वतः तथा अनुत्कीर्णीय प्रक्रमों यानी स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में समझना पड़ेगा। यदि किसी गैस का प्रसार उसके दाब के अनंत सूक्ष्म कम प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होने दिया जाता है तो प्रसार उत्कीर्णीय होता है तथा किया गया कार्य अधिकतम होता है। यदि गैस के दाब व प्रतिरोधी दाब में अंतर अधिक अथवा गैस का प्रसार तेजी से होता है तो गैस का प्रसार अनुत्क्रमणीय कहलाता है तथा किया गया कार्य भी कम होता है। किसी निकाय में बिना किसी बाह्य साधन की सहायता से होने वाले प्रक्रम स्वतः या स्वाभाविक प्रक्रम स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। ये पाया गया है कि प्राकृतिक प्रक्रम यानी प्रकृति में जितने भी प्रक्रम होते हैं वो स्वतः एवं अनुत्क्रमणीय होते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है कि जल का उच्च तल से निम्न तल की ओर स्वतः प्रवाहित होना, ये एक स्वतः प्रवृत्त प्रक्रम है और इसकी दिशा को बिना किसी बाह्य कार्य के विपरीत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्वतः प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों का तापमान एक समान नहीं हो जाए। यदि प्रक्रम को उल्टा किया जाता है तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार विद्युत धारा उच्च विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है, यानी ये स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। ऐसे ही यदि कॉपर धातु को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डाला जाता है तो कॉपर स्वतः घुलता है तथा Ag अवक्षेपित होती है। इसको इस रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है कि कॉपर इन सॉलिड स्टेट प्लस ट्वाइस AgNO3 इन एक्वस मीडियम, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ऑल्टोइस एक्वस सॉल्यूशन प्लस ट्वाइस ऑफ Ag इन सॉलिड फॉर्म मीन्स Ag यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाता है। ऐसे ही एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलय के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन में अभिगमन, जिसको अपन प्राशरण प्रक्रिया कहते हैं, एक स्वतः प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में करने के लिए यांत्रिक दाब की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक गैस उच्च दाब से निम्न दाब या निर्वात की ओर स्वतः प्रसारित होती है। सभी स्वतः प्रक्रमों से यानी स्वाभाविक प्रक्रमों से कार्य प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि ये प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, अतः उत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना में यानी उत्कीर्ण प्रक्रम जिनसे अपन अधिकतम कार्य प्राप्त करते हैं उनकी तुलना में इन स्वतः प्रक्रमों से प्राप्त कार्य बहुत कम होता है। ये था स्वतः और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में। अब
हम चर्चा करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विभिन्न कथनों के बारे में। केल्विन ने 1850 में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की निम्न परिभाषा दी, यानी ये परिभाषा दी उन्होंने कि उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को कुछ ऊष्मा रूपांतरित किए बिना एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा उसी समय ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। यानी उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को कुछ जब ऊष्मा स्थानांतरित की जाएगी तभी किसी चक्रीय प्रक्रम द्वारा उसी समय ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी तो कार्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, केवल एक ऊष्मा स्रोत से जुड़े एक तंत्र से एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा पारिपार्श्विक पर कुछ कार्य संभव नहीं है। यानी उस एक ही ऊष्मा स्रोत से जुड़ा कोई तंत्र है तो उसके द्वारा चक्रीय प्रक्रम द्वारा पारिपार्श्विक पर कुछ भी कार्य संभव नहीं है। यानी कार्य की सतत प्राप्ति के लिए सिंक का होना भी आवश्यक है, यानी तंत्र का स्रोत के साथ साथ सिंक से जुड़ा होना भी आवश्यक है। जब वो सिंक से जुड़ा होगा तभी कार्य प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय नियम को इन शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है, एक तंत्र के किसी भाग अथवा पारिपार्श्विक में परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा को तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित करना असंभव है। यानी तंत्र के किसी भाग या पारिपार्श्विक में कोई परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को तुल्य मात्रा में कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। यानी किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा अपने कुछ भाग का हनन किए बिना तुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। इसके बाद क्लासियस ने रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत का उपयोग करते हुए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को इस प्रकार परिभाषित किया है, किसी भी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए जिसे किसी अन्य बाह्य स्रोत की सहायता प्राप्त नहीं हो, निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को प्रदान करना असंभव है। यानी जो स्वतः क्रियाशील मशीन है, यदि वो किसी अन्य बाह्य स्रोत से जुड़ी नहीं हो या अन्य बाह्य स्रोत से उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं हो तो वह निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को नहीं दे सकती। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उस ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ये ऊष्मागतिकी के विभिन्न कथन हैं जो अपन ने डिस्कस